31 जनवरी 1953 की रात उत्तरी सागर के ऊपर एक शक्तिशाली तूफान तेजी से आगे बढ़ रहा था। मौसम विभाग ने खराब मौसम की चेतावनी तो दी थी, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि कुछ ही घंटों बाद यह तूफान नीदरलैंड्स के आधुनिक इतिहास की सबसे विनाशकारी प्राकृतिक आपदाओं में से एक बन जाएगा। समुद्र में उठी विशाल लहरें और असामान्य रूप से ऊंचा ज्वार देश के दक्षिण पश्चिमी हिस्से की ओर बढ़ रहे थे। रात गहराने के साथ कई पुराने डाइक्स यानी तटबंधों पर दबाव बढ़ने लगा। फिर एक एक करके वे टूटने लगे। हजारों टन समुद्री पानी गांवों, खेतों और कस्बों में घुस गया। लोग सो रहे थे जब उनके घरों में पानी भरना शुरू हुआ। कई परिवारों को बाहर निकलने तक का समय नहीं मिला। कुछ लोग छतों पर चढ़ गए, कुछ पेड़ों का सहारा लेने लगे और कई लोग तेज बहाव में बह गए। सुबह होने तक बड़े इलाके समुद्र में बदल चुके थे। इस बाढ़ में 1800 से अधिक लोगों की जान गई। लगभग 2 लाख पशु मारे गए और हजारों घर नष्ट हो गए। लेकिन यह कहानी केवल एक आपदा की नहीं है। यह उस देश की कहानी है जिसने उसी आपदा के बाद फैसला किया कि वह समुद्र के डर के साथ नहीं बल्कि समुद्र को समझकर जिएगा। आज अगर आप नीदरलैंड्स का नक्शा देखें तो एक हैरान कर देने वाली सच्चाई सामने आती है। देश का लगभग 26% हिस्सा सी लेवल यानी समुद्र तल से नीचे स्थित है और लगभग 60% आबादी ऐसे क्षेत्रों में रहती है जो बाढ़ के जोखिम वाले इलाकों में आते हैं। दुनिया के अधिकांश देशों में ऐसी भौगोलिक स्थिति को एक बड़ी समस्या माना जाता, लेकिन नीदरलैंड्स ने इसे अपनी पहचान बना लिया। यहाँ लाखों लोग ऐसी जमीन पर रहते हैं जो प्राकृतिक रूप से समुद्र तल से नीचे है। यहाँ खेत हैं, शहर हैं, फैक्ट्रियां हैं, रेलवे नेटवर्क है और दुनिया के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में से एक भी मौजूद है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर समुद्र से नीचे होने के बावजूद यह पूरा देश पानी में डूबता क्यों नहीं? इसका जवाब आधुनिक इंजीनियरिंग से कहीं पहले शुरू होता है। लगभग 1000 साल पहले नीदरलैंड्स का बड़ा हिस्सा दलदली और बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र था। समुद्र और नदियां लगातार जमीन को बदलती रहती थी। उस समय यहाँ रहने वाले लोगों के सामने सबसे बड़ी चुनौती खेती और सुरक्षित घर बनाने की थी। उन्होंने सबसे पहले छोटी छोटी आर्टिफिशियल ऊंची मिट्टी की जगह बनाई जिन्हें टर्प्स कहा जाता था। लोग अपने घर इन ऊंचे मिट्टी के प्लेटफॉर्म्स पर बनाते थे ताकि बाढ़ आने पर वे पानी से ऊपर रह सकें। लेकिन जैसे जैसे आबादी बढ़ी यह समाधान पर्याप्त नहीं रहा। धीरे धीरे लोगों ने मिट्टी के तटबंध बनाने शुरू किए। शुरुआत में ये साधारण संरचनाएं थीं, लेकिन समय के साथ ये बड़े तटबंधों में बदल गईं। इन तटबंधों ने समुद्र और नदियों के पानी को नियंत्रित करना शुरू किया, लेकिन इससे एक नई समस्या पैदा हो गई। तटबंधों के अंदर मौजूद जमीन पर बारिश और भूमिगत जल जमा होने लगा। पानी बाहर नहीं निकल पा रहा था। अब लोगों को केवल समुद्र को रोकना ही नहीं बल्कि अंदर जमा पानी को भी हटाना था। यहीं से शुरू हुई नीदरलैंड्स की सबसे महत्वपूर्ण इंजीनियरिंग उपलब्धियों में से एक पोल्डर सिस्टम। पोल्डर ऐसी जमीन होती है जिससे पानी निकालकर उसे खेती, निर्माण और रहने लायक बनाया जाता है। पहले किसी क्षेत्र को तटबंधों से घेरा जाता है, फिर उसके अंदर जमा पानी को लगातार बाहर निकाला जाता है। धीरे धीरे वह क्षेत्र खेती, निर्माण और मानव बस्तियों के लिए उपयुक्त बन जाता है। आज नीदरलैंड्स का बड़ा हिस्सा ऐसे ही पोल्डरों पर स्थित है। पानी निकालने के लिए डच लोगों ने एक ऐसी तकनीक विकसित की जो आगे चलकर उनकी पहचान बन गई, पवन चक्कियां यानी विंड मिल्स। दुनिया भर में विंड मिल्स को अक्सर केवल कल्चरल सिंबल के रूप में देखा जाता है, लेकिन नीदरलैंड्स में इनका मकसद कला नहीं बल्कि लोगों को समुद्र से बचाना था। इन विशाल पवन चक्कियों की मदद से पानी को निचले क्षेत्रों से ऊंची नहरों में पंप किया जाता था, जहां से वह समुद्र या नदियों में पहुंच जाता था। सैकड़ों वर्षों तक हजारों विंड मिल्स लगातार यही काम करती रहीं। वास्तव में अगर ये विंड मिल्स न होती तो नीदरलैंड्स के कई हिस्से दोबारा पानी में डूब सकते थे। समय के साथ देश विकसित हुआ और अधिक भूमि की आवश्यकता बढ़ी। 17वीं और 18वीं शताब्दी के दौरान लोगों ने समुद्र से नई जमीन बनाने के लिए बड़े बड़े प्रोजेक्ट शुरू किए। कई झीलों और दलदली क्षेत्रों को सुखाकर नई जमीन बनाई गई। यह प्रक्रिया आसान नहीं थी। कभी कभी किसी क्षेत्र को पूरी तरह सूखा करने में वर्षों लग जाते थे। इसका नतीजा यह हुआ कि देश में रहने और खेती करने लायक जमीन लगातार बढ़ती गई। औद्योगिक क्रांति आने के बाद भाप से चलने वाले पंपों ने पवन चक्कियों की जगह लेना शुरू किया। फिर इलेक्ट्रिक और डीजल पंप आए। इससे जल निकासी की क्षमता कई गुना बढ़ गई। आज नीदरलैंड्स में हजारों मॉडर्न पंपिंग स्टेशंस 24 घंटे काम करते हैं। उनका काम केवल अतिरिक्त पानी निकालना नहीं बल्कि पूरे देश के जल स्तर को नियंत्रित रखना है। कुछ स्थानों पर तो पानी का स्तर सेंटीमीटर लेवल एक्यूरेसी के साथ नियंत्रित किया जाता है। लेकिन केवल पंप और तटबंध पर्याप्त नहीं थे। 1953 की बाढ़ ने दिखा दिया था कि समुद्र के खिलाफ मौजूदा सुरक्षा व्यवस्था कमजोर पड़ सकती है। इसी कारण डच सरकार ने एक विशाल प्रोजेक्ट शुरू किया जिसे डेल्टा वर्क्स कहा जाता है।
यह दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे कॉम्प्लेक्स फ्लड प्रोटेक्शन सिस्टम्स में से एक मानी जाती है। डेल्टा वर्क्स कई दशकों तक चलने वाली परियोजनाओं का समूह था। इसमें विशाल सी बैरियर्स, सुलिसिस, लॉक सिस्टम्स, डैम्स और डाइक्स शामिल थे। इस परियोजना का उद्देश्य समुद्र से जुड़े इलाकों को बाढ़ और तूफानों से बचाना था। इंजीनियर्स ने अनुमान लगाया कि भविष्य में कितनी बड़ी स्टॉर्म सर्जेस यानी समुद्री लहरें आ सकती हैं। उसी आधार पर ये ढांचे तैयार किए गए। इन्हें केवल आज के लिए नहीं बल्कि भविष्य की पीढ़ियों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर बनाया गया था। इस परियोजना की सबसे प्रसिद्ध संरचनाओं में से एक है ओस्टरशेल्डे स्टॉर्म सर्ज बैरियर। यह लगभग 9 किलोमीटर लंबी प्रणाली है जिसमें विशाल स्टील गेट लगे हुए हैं। सामान्य परिस्थितियों में ये गेट खुले रहते हैं ताकि मरीन इकोसिस्टम सामान्य बना रहे, लेकिन जब समुद्र का स्तर खतरनाक सीमा तक पहुंचने लगता है तो ये गेट बंद कर दिए जाते हैं। कुछ ही मिनटों में खुला जलमार्ग बंद होकर एक मजबूत सुरक्षा कवच बन जाता है। डेल्टा वर्क्स की सफलता के बाद दुनिया भर के इंजीनियर्स ने इसे अध्ययन का विषय बनाया। कई विशेषज्ञ इसे आधुनिक इंजीनियरिंग के 7 महान आश्चर्यों में से एक मानते हैं। लेकिन नीदरलैंड्स की सुरक्षा केवल इन विशाल संरचनाओं पर निर्भर नहीं करती। देश के भीतर नहरों का एक विशाल नेटवर्क मौजूद है। यह नेटवर्क केवल ट्रांसपोर्ट के लिए नहीं है, दरअसल यह पानी को नियंत्रित करने वाली एक विशाल व्यवस्था का हिस्सा है। इसके लिए पूरे देश में हजारों किलोमीटर लंबी नहरों का जाल बिछाया गया है। अगर किसी क्षेत्र में अधिक पानी जमा हो जाए तो उसे दूसरी जगह भेजा जा सकता है। जरूरत पड़ने पर पंपों की मदद से उसे समुद्र तक पहुंचाया जा सकता है। इस पूरे सिस्टम की सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह लगातार निगरानी में रहता है। समुद्र में सेंसर लगे हुए हैं, नदियों के जल स्तर को मापा जाता है, वेदर सैटेलाइट से डेटा लिया जाता है। कंप्यूटर मॉडल्स अनुमान लगाते हैं कि अगले कुछ घंटों या दिनों में पानी का स्तर कितना बढ़ सकता है। अगर कहीं खतरे की संभावना दिखाई देती है तो संबंधित एजेंसियां तुरंत सक्रिय हो जाती हैं। आज नीदरलैंड्स का प्रसिद्ध एम्स्टर्डम एयरपोर्ट शिफॉल भी सी लेवल से कई मीटर नीचे स्थित है। यह यूरोप के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में से एक है। इसके आसपास का पूरा क्षेत्र पोल्डर भूमि पर बना हुआ है। इसी तरह कई बड़े शहर भी ऐसी जमीन पर स्थित हैं, जिन्हें इंसानों ने पानी हटाकर बनाया था। इसका मतलब यह है कि देश का बड़ा हिस्सा लगातार चलने वाली जल प्रबंधन प्रणाली पर निर्भर है। अगर कल्पना करें कि किसी कारण से पूरे देश के पंप अचानक बंद हो जाएं, तो समस्या शुरू होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। अलग अलग क्षेत्रों में धीरे धीरे पानी जमा होना शुरू हो जाएगा। हालांकि यह प्रक्रिया तुरंत नहीं होगी, लेकिन लंबे समय तक पंप बंद रहने पर कई निचले इलाके गंभीर जोखिम में आ सकते हैं। यही कारण है कि जल प्रबंधन प्रणाली को राष्ट्रीय सुरक्षा का हिस्सा माना जाता है। 21वीं सदी में एक नई चुनौती सामने आई है, क्लाइमेट चेंज। वैज्ञानिकों के अनुसार वैश्विक तापमान बढ़ने के कारण समुद्र का स्तर लगातार ऊपर जा रहा है। पोलर आइस के पिघलने और समुद्री जल के थर्मल एक्सपेंशन के कारण भविष्य में समुद्र का स्तर और बढ़ सकता है। यह स्थिति विशेष रूप से नीदरलैंड्स जैसे देशों के लिए चिंता का विषय है। पहले समाधान यह माना जाता था कि और ऊंचे तटबंध बना दिए जाएं, लेकिन डच एक्सपर्ट्स ने महसूस किया कि केवल दीवारें ऊंची करना पर्याप्त नहीं होगा। इसलिए उन्होंने एक नया तरीका अपनाया जिसे रूम फॉर द रिवर कहा जाता है। इस योजना के तहत नदियों को अधिक जगह दी गई, कुछ डाइक्स पीछे हटाए गए, पुराने फ्लड प्लेन्स को फिर से विकसित किया गया और ऐसे क्षेत्र बनाए गए जहां जरूरत पड़ने पर पानी फैल सके। इसका उद्देश्य पानी को हर हाल में रोकना नहीं बल्कि उसे नियंत्रित तरीके से जगह देना था। यह सोच दुनिया के कई देशों के लिए प्रेरणा बनी, क्योंकि जैसे जैसे जलवायु परिवर्तन का प्रभाव बढ़ रहा है वैसे वैसे यह स्पष्ट हो रहा है कि केवल प्राकृतिक शक्तियों से लड़ना पर्याप्त नहीं है। कई बार उनके साथ तालमेल बनाना अधिक प्रभावी होता है। आज हर साल अरबों यूरो नीदरलैंड्स की वाटर सेफ्टी सिस्टम के मेंटेनेंस और अपग्रेड्स पर खर्च किए जाते हैं। हजारों इंजीनियर्स, साइंटिस्ट्स, टेक्नीशियंस और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ इस काम में लगे हुए हैं। स्कूलों में बच्चों को पानी के साथ सुरक्षित तरीके से रहने और बाढ़ जैसी परिस्थितियों से निपटने की ट्रेनिंग दी जाती है। सरकार नियमित रूप से भविष्य के खतरों का आकलन करती है, नई टेक्नोलॉजीज का परीक्षण किया जाता है और पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर को लगातार मजबूत बनाया जाता है। अगर कोई पर्यटक आज एम्स्टर्डम, रोटरडैम या हैग की सड़कों पर घूमे तो उसे शायद महसूस भी ना हो कि वह ऐसी जमीन पर खड़ा है जो कभी समुद्र या दलदल का हिस्सा थी। चारों ओर आधुनिक इमारतें, सड़कें, पुल और व्यवस्थित शहर दिखाई देते हैं, लेकिन इस सामान्य दिखने वाली दुनिया के पीछे एक ऐसी प्रणाली काम कर रही है जिसे बनाने में सदियां लगी हैं। 1953 की विनाशकारी बाढ़ ने नीदरलैंड्स को एक कठोर सबक दिया था। उस रात समुद्र ने दिखा दिया था कि प्रकृति की ताकत कितनी बड़ी हो सकती है।
लेकिन अगले कुछ दशकों में इस छोटे से देश ने दुनिया को दिखा दिया कि साइंस, इंजीनियरिंग, लॉन्ग टर्म प्लानिंग और लगातार मॉनिटरिंग के दम पर इंसान सबसे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों को भी अपने पक्ष में बदल सकता है। आज नीदरलैंड्स केवल समुद्र तल से नीचे रहने वाला देश नहीं है, यह दुनिया के सबसे बेहतरीन उदाहरणों में से एक है कि जब कोई समाज पानी से लड़ने के बजाय उससे समझने की कोशिश करता है तो वह सबसे मुश्किल जगहों पर भी एक सुरक्षित और विकसित देश बना सकता है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।